मेरा नाम अली था और मैं खुद नहीं जानता था कि ये एक फ़ोन कॉल मेरी ज़िंदगी का रुख इस कदर बदल देगी। रेहान, जो मेरा पुराना दोस्त था, कई दिनों से गायब था। इस दिन इसकी आवाज़ फ़ोन पर लरज़ रही थी। इसने बस इतना कहा कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कुछ वक्त के लिए नज़रों से ओझल रहना इसकी मजबूरी है और चाहता है कि मैं इसके घर जाकर हालात देखाऊं कि वहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं। जब मैं इसके घर पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला आम नहीं था। मोहल्ले में अजीब सी खामोशी थी और चंद लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे। अंदर दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि पुलिस किसी मुकदमे के सिलसिले में रेहान के वालिद को हिरासत में ले जा चुकी है और अब रेहान की तलाश जारी है। घर में सिर्फ इसकी माँ और बहन शमीना थी, जिनके चेहरों पर खौफ और बेयकीनी साफ झलक रही थी। मैंने इन्हें दिलासा दिया, हिम्मत बांधाई और यह कहकर वापस जाने लगा कि सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, रेहान की माँ ने मुझे रोक लिया। इनकी आवाज़ में इल्तिजा थी। उन्होंने कहा कि पुलिस के खौफ की वजह से वो रात घर में अकेली नहीं रह सकती। बेहतर होगा कि मैं आज की रात वहीं गुजार लूं। मैंने पहले तो माजरत कर ली, मगर कुछ ही देर में रेहान की कॉल आ गई। इसने खुद मुझसे दरख्वास्त की और मैं इनकार न कर सका। मैं दोबारा अपने काम पर चला गया, मगर दिल वही अटका रहा। रात तकरीबन 10 बजे जब मैं वापस इस घर पहुंचा तो देखा कि रेहान की माँ और शमीना दोनों मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने सुख का सांस लिया। खाना जल्दी जल्दी लगाया गया, मगर फिजा में खौफ अब भी मौजूद था। पुलिस के अचानक छापे का डर रेहान की माँ के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। खाने के बाद उन्होंने नींद की गोली ली और अपने कमरे में चली गई। शमीना ने खामोशी से मेरा बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया और खुद माँ के पास जाकर लेट गई। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं बिस्तर पर लेटा तो था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि रेहान आखिर कहाँ होगा और ये सब कब ख़त्म होगा। इसी बेचैनी के आलम में रात गुजर रही थी कि अचानक तकरीबन 1 बजे जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी और मुझे यूं लगा जैसे इस घर की किस्मत का अगला वर्ष इसी दस्तक के साथ खुलने वाला हो। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने दिल को मजबूत करके पूछा तो बाहर से सख्त लहजे में आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। दरवाज़ा खुलते ही चंद अहलकार अंदर घुस आए, जैसे इन्हें किसी इजाज़त की ज़रूरत ही न हो। इनकी नज़रें पूरे घर पर दौड़ने लगी। अलमारियां खुलने लगी, कमरे खंगाले जाने लगे और इसी शोर में शमीना और इसकी माँ भी घबराकर जाग उठी। तलाशी के दौरान जब रेहान कहीं नजर न आया तो एक ऑफिसर ने मुझ पर नजरें जमा कर पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों मौजूद हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक जानने वाला हूँ और एक रात के लिए आया था। इस पर इसने सर्द लहजे में कहा कि मुझे भी इनके साथ चलना होगा, शायद मुझसे कुछ उगलवा लिया जाए। इस जुमले ने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि मैं अब सिर्फ तमाशा ही नहीं रहा, बल्कि खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ। मैंने इसरार किया कि मैं अपनी गाड़ी में इनके पीछे आऊँगा। रास्ते में दिल अजीब बोझल था, मगर एक आखिरी उम्मीद के तौर पर मैंने अपने पुराने जानने वाले एक बाअसर फौजी ऑफिसर को फ़ोन कर दिया और मुख्तसरन सारी बात बता दी। इसने बस इतना कहा, फिक्र मत करो, देखता हूँ, और लाइन कट गई। इस मुख्तसर जवाब ने बेचैनी और बढ़ा दी। थाने पहुँचते ही मंजर बदल गया। इंस्पेक्टर ने मुझे पहचानते ही लहजा नरम कर लिया और कहा कि अगर मुझे पहले ही बता दिया जाता कि मैं किन लोगों को जानता हूँ तो मुझे आने की जहमत ही ना दी जाती। चंद रस्मी सवालों के बाद मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। इसी लम्हे मुझे समझ आ गया कि बस पर्दा कोई और खेल भी चल रहा था, जिसके दौड़े मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बगैर रुके वापस इसी घर की तरफ लौट आया। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि शमीना और इसकी माँ सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी, जैसे वक्त वही थम गया हो। मुझे देखते ही शमीना बेइख्तियार उठकर मेरी तरफ बढ़ी और मेरे गले लग गई। इसके आंसू भरी खामोशी ने मेरे अंदर कोई अनजान सा एहसास जगा दिया, जिसे मैं खुद भी पूरी तरह समझ न सका।
चंद लम्हों के लिए मेरे जहन में अजीब ख्यालात ने सर उठाया, मगर मैंने खुद को फौरन संभाल लिया। मैंने नरमी से खुद को अलग किया, दोनों को तसल्ली दी और कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। मैंने इन्हें आराम करने का कहा और यकीन दिलाया कि जब तक ज़रूरत है मैं मौजूद हूँ। इस लम्हे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वादा मुझे किस सिमत ले जाने वाला है। मैंने दोनों को तसल्ली दी और वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भी खामोशी से दूसरे कमरे में आकर लेट गया, मगर नींद आंखों से कौन सौ दूर थी। रात भर छत को तकता रहा। कभी दरवाजे की आहट सुनाई देती, कभी बाहर से किसी गाड़ी की आवाज़ दिल दहला देती। ऐसा लग रहा था जैसे ये रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले गई। सुबह किसी तरह नाश्ता किया और ख़ुद को मामूल के मुताबिक जाहिर करते हुए काम पर निकल गया। दिन भर ज़हन मुंतशिर रहा। बार बार ख्याल आता कि मैं कल ही इनके घर गया था और मेरा काम बस एक दिन का था। शाम को दफ्तर से सीधा अपने घर आया, कपड़े बदले और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गया, मगर स्क्रीन पर चलती तस्वीरें भी मेरी तवज्जो न खींच सकी। कुछ ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर शमीना का नाम देखकर मैं चौंक गया। इसने हैरत भरे लहजे में पूछा कि मैं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैंने उलझन में कहा कि मैं तो समझा था बस एक ही दिन रुकना था। इसकी आवाज़ में इस बार जिद भी थी और घबराहट भी। इसने कहा कि बात सिर्फ आज की नहीं बल्कि कुछ दिन मुझे वहीं रहना होगा। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, दिल ने अजीब सा फैसला खुद ही कर लिया। मैंने गाड़ी निकाली और दोबारा इसी रास्ते पर चल पड़ा, जो अब मुझे जाना पहचाना भी लग रहा था और अजनबी भी। घर पहुंचा तो खाना तैयार था। हमने खामोशी से खाना खाया, जैसे हर कोई अपने अपने ख्यालों में गुम हो। खाने के बाद रिहान की माँ ने हस्बे मामूल नींद की गोली ली और अपने कमरे में चली गई। घर में फिर वही खामोशी छा गई, मगर इस बार इस खामोशी में अजनबियत कम और बेनाम सी खुरबत ज्यादा थी। मैं और शमीना टीवी के सामने बैठ गए। प्रोग्राम बदलते रहे, बातें कम और सोचें ज्यादा थी। रात तकरीबन 10 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इस गैर मुतख्खा आवाज़ ने हमें चौंका दिया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक मानूस सा चेहरा नजर आया। रिहान खुद वहां खड़ा था, जैसे इसकी आमिद ने एक बार फिर सब कुछ बदल देने का फैसला कर लिया हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसे अंदर आने का इशारा किया। रिहान की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो ज़्यादा देर नहीं रुका, बस चंद लम्हों में ही इसने शमीना को ताकीद की कि माँ का खास ख्याल रखे और हालात बिगड़े तो फौरन इत्तला दें। इसके लहजे में जल्दी भी थी और मजबूरी भी। फिर वो बगैर पीछे देखे खामोशी से निकल गया, जैसे इस घर से इसका ताल्लुक वक्ती हो चुका हो। इसके जाने के बाद घर में फिर वही सन्नाटा फैल गया। मैंने शमीना से कहा कि दिन काफ़ी भारी रहा है, अब सोने की कोशिश करूँगा। इसने हल्की सी सांस लेकर बताया कि पिछली रात माँ तो दवा के असर में सो गई थी, मगर वो खुद पूरी रात जागती रही थी। इसी वजह से आज इसने मेरा बिस्तर माँ के कमरे में लगवा दिया था, ताकि अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो वह अकेली ना हो। मैंने नरमी से एतराज़ किया कि मुझे आदत नहीं है किसी और के कमरे में सोने की, ख़ास तौर पर इस तरह। मगर इसने फ़ौरन कहा कि यह सब माँ के कहने पर किया गया है और इनकी बात टालना इस वक्त मुनासिब नहीं। इसके लहजे में जिद नहीं थी, बस एक खामोश सा हुक्म था जिसने मुझे खामोश कर दिया। आखिरकार मैं इस कमरे में आ गया जहाँ रिहान की माँ बेड पर नीम गंदगी में लेटी हुई थी और मेरा बिस्तर ज़मीन पर बिछा हुआ था। शमीना ने खुद सोफे पर जगह बनाई। कुछ देर तक हम हल्की हल्की बातें करते रहे, आम सी बातें, जैसे बातों के पीछे छुपी खामोशी को दबाने की कोशिश हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ मद्धम होती गई और वो सो गई, जबकि मेरी आंखों से नींद फिर भी रूठी रही। रात के किसी हिस्से में मुझे भी ऊँग आ गई, मगर चंद ही लम्हों बाद खांसी की आवाज़ ने मुझे दोबारा जगा दिया। इसके बाद वक्त जैसे रुक सा गया। मैं छत को घूरता रहा, सोचों का हुजूम ज़हन में आता रहा और घड़ी की सुइयां चलती रही, यहाँ तक कि रात 3 बजे का वक्त हो गया। इसी दौरान शमीना करवट बदलते हुए जाग गई। इसने मुझे जागते देखा तो फौरन खुद को दुपट्टे में समेट लिया और खदरे हैरानी से बोली कि मैं अब तक जाग रहा हूँ। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि नींद नहीं आ रही। वो खामोशी से उठी, बाथरूम गई और वापस आकर धीरे से मशवरा दिया कि मैं टीवी चला लूँ ताकि वक्त गुजर जाए।
मैंने कहा कि मैंने इसलिए टीवी ऑन नहीं किया कि किसी को खलल ना हो। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हॉल में जाकर देख लेने में कोई हर्ज नहीं। इसके अल्फाज आम थे, मगर इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे ये रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदें बदल रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैंने टीवी इसलिए ऑन नहीं किया कि किसी की नींद खराब ना हो। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली कि हॉल में जाकर टीवी देखने में भला क्या हर्ज है, चाहे तो कोई फिल्म भी लगा सकते हैं। मैंने टालने की कोशिश की, मगर इसने जिद के अंदाज में कहा कि चले, मैं खुद आपको टीवी चला देती हूँ। आखिरकार मैं इसके साथ हॉल की तरफ बढ़ गया। हॉल में पहुंचकर इसने रिमोट उठाया, चंद बटन दबाए और स्क्रीन रोशन हो गई। फिर इसने रिमोट मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि जो दिल चाहे लगा ले। मैंने रिमोट तो पकड़ लिया, मगर नजरें स्क्रीन के बजाय कहीं और उलझी हुई थी। मैंने इसे कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये गिलास पानी ले आए। वो खामोशी से किचन की तरफ चली गई। इसके जाते ही ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने लाशौरी तौर पर अपनी हथेली को गौर से देखना शुरू कर दिया, जैसे इन लकीरों में कोई जवाब छुपा हो। चंद लम्हों बाद वो पानी लेकर वापस आई तो मुझे इस तरह देखते पाकर रुक गई और पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने बात को हल्का रखने के लिए मुस्कुराकर कहा कि किस्मत में क्या लिखा है, यही देख रहा हूँ। ये सुनकर वो चौंक सी गई और तजस्सुस से पूछने लगी कि क्या मैं हाथ देख लेता हूँ। मैंने टालने के अंदाज में कहा कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेता हूँ। इस पर इसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो फौरन बोली कि फिर इसका भी हाथ देखो। मैंने पहले साफ इनकार किया, मगर वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। आखिरकार मैंने शर्त रखी कि मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, बस अंदाजा ही बता सकूंगा। ये सुनते ही वो मेरे करीब आकर बैठ गई और अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया। मैंने इसका हाथ इस तरह थामा कि वो एक लम्हे को चौंक गई और हल्की सी झुर्झक इसके चेहरे पर उभर आई। मैं खामोशी से इसकी हथेली को देखता रहा, लकीरों पर नजर दौड़ाता रहा, मगर कुछ कहने के बजाय खामोशी इख्तियार किए रखी। इस लम्हे में लफ्जों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। जब मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ा तो इसने फौरन सवाल किया कि इसकी किस्मत आखिर क्या कहती है। मैंने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे सोच रहा हूँ, मगर दरअसल अल्फाज ढूंढ रहा था। इसने दोबारा पूछा तो मैंने हल्के से कंधे उचकाकर कहा कि मुझे इसकी हथेली की समझ नहीं आई। वो फौरन बोली कि मैं जानबूझकर बात टाल रहा हूँ और जिद करने के अंदाज में कहने लगी कि सच बताओ। मैंने एक बार फिर बात घुमाने की कोशिश की, मगर वह हट धरी पर उतर आई। आखिरकार मैंने इतना ही कहा कि जो बात मुझे समझ आई वो इसके सामने कहना मुनासिब नहीं। इस जवाब ने इसके तजस्सुस को और बढ़ा दिया। इसने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कहीं नहीं जा सकती। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि बाज़ सच वक्त से पहले कहे जाएं तो मसाइल पैदा कर देते हैं। कुछ लम्हे खामोश ही रहो, फिर मैंने अचानक रुख बदलते हुए पूछ लिया कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे वो पसंद करती हो। ये सवाल सुनते ही वो खामोश हो गई, जैसे अचानक किसी ने दिल के बंद खिड़की पर दस्तक दे दी हो। मैंने नरमी से दोबारा सवाल दोहराया तो इसने नज़रें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। मैंने इससे जानने की कोशिश की कि यह सब कब और कैसे शुरू हुआ। वो पहले तो झिझक गई, फिर मैंने इसे यकीन दिला दिया कि यह बात मेरे और इसके दरमियान ही रहेगी। इस तसल्ली के बाद इसने आहिस्ता से बताया कि यह गलत नंबर से बात शुरू हुई थी, जो वक्त के साथ सिर्फ बातों तक ही महदूद रह गई, मगर दिल कहीं ना कहीं उलझ गया। मैंने इसे बगैर कोई लंबा लेक्चर दिए बस इतना कहा कि वो इस रास्ते से पीछे हट जाए, क्योंकि यही इसके लिए बेहतर है। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी और पूछा कि क्यों। मैंने सच कह दिया कि मुझे वजह खुद भी पूरी तरह मालूम नहीं, मगर बाज़ औक़ात दिल खतरे को पहले महसूस कर लेता है। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने फिर सवाल किया कि इसकी हथेली की लकीरें और क्या बताती हैं। इस सवाल के साथ ही फिजा में एक नया सा तनाव खेल गया, जैसे बात अब किसी और मोड़ की तरफ बढ़ने वाली हो। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि इसकी किस्मत मजमूई तौर पर अच्छी है और आने वाले चंद बरसों में इसकी ज़िंदगी किसी बड़े सफ़र की तरफ मुड़ सकती है, शायद सरहदों से बाहर भी। इससे ज़्यादा कहने से मैंने खुद को रोक लिया, मगर वो फिर इसरार करने लगी, जैसे हर लफ्ज़ के पीछे कोई पोशीदा मतलब ढूंढ रही हो। मैंने बात बदलने के लिए इससे कहा कि हाथ दोबारा आगे बढ़ा दे। इसने खामोशी से हाथ बढ़ा दिया। मैंने इसकी हथेली को बहुत संभल कर थामा, जैसे किसी नाजुक चीज़ को छुआ जाता है।
मेरी नजरें कभी इसकी लकीरों पर जाती, कभी बेख्तियार इसके चेहरे की तरफ उठ जाती। इसने ये सब महसूस कर लिया। मैंने लम्हा भर को रुककर इसकी तवज्जो अपनी तरफ की और आहिस्ता से पूछा कि क्या मैं एक बात कह सकता हूँ। इसने बस सर हिला दिया। मैंने सादा लफ्जों में कहा कि वो खूबसूरत है और जिस इंसान के साथ इसकी जिंदगी जुड़ेगी वो यकीनन खुश नसीब होगा। ये सुनते ही वो शर्मा गई, नजरें झुक गई और इसके चेहरे पर एक अनजान सी लाली फैल गई। लम्हा भर के लिए फिजा में खामोशी छा गई, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। अचानक ना जाने इसे क्या ख्याल आया, इसने खुद को पीछे कर लिया और एकदम खड़ी हो गई। मैंने बेख्तियार हाथ बढ़ाया मगर वो ये कदम पीछे हटकर बोली कि ये सब दुरुस्त नहीं। इसके लहजे में नरमी कम और फैसला ज्यादा था। ये कहकर वो तेजी से हॉल से निकल गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं इसके पीछे कमरे तक गया मगर देखा कि वो चादर ओढ़े खामोश पड़ी है। मैंने हल्के से पुकारा, कोई जवाब ना आया। इसी लम्हे मैंने खुद को रोक लिया और बगैर कुछ कहे वापस हॉल की तरफ लौट आया। रात का सन्नाटा अब पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। मैं सोफे पर बैठा रहा मगर ज़हीन मुसलसल एक ही ख्याल के गिर्द घूमता रहा। अगर इसने सुबह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया तो हालात किस रुख पर चले जाएंगे। इसी अंदेशे ने नींद को फिर मुझसे दूर कर दिया और मैं आने वाली सुबह के बारे में सोचता रहा। इसी उलझन और बेचैनी के आलम में रात कब ख़त्म हुई मुझे खुद मालूम ना हुआ। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी तो अंदाज़ा हुआ कि नया दिन शुरू हो चुका है। करीबन 9 बजे रेहान की माँ भी जाग गई। थोड़ी देर बाद शमीना की आवाज़ आई कि नाश्ता तैयार है। मैं उठकर कमरे में आया तो रेहान की माँ ने गौर से मुझे देखते हुए कहा कि मेरी आंखें गैर मामूली तौर पर सुर्ख लग रही हैं, जैसे मैंने पूरी रात आराम न किया हो। मैंने बात टालने के अंदाज में मुस्कुराकर कहा कि नींद नहीं आई इसलिए ज़्यादातर वक्त टीवी देखता रहा। नाश्ते की मेज़ पर अजीब सी खामोशी थी। शमीना नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे वो खुद भी अंदर से कहीं और हो। इसने चंद निवाले ही लिए, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही किसी ऐसी बात से घिरे हुए हैं जिसका जिक्र जबान पर लाना मुमकिन नहीं। नाश्ता ख़त्म होते ही मैंने गाड़ी निकाली मगर दफ्तर जाने के बजाय सीधा अपने घर का रुख कर लिया। घर पहुंचकर मैंने दफ्तर फ़ोन करके बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं, आज आना मुमकिन नहीं। फ़ोन बंद करते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। ज़हीन अभी तक भारी था मगर जिस्म थकन के आगे हार मान चुका था। चंद ही लम्हों में मुझे गहरी नींद ने अपनी लपेट में ले लिया, जैसे दिमाग को भी मोहलत चाहिए थी। शाम के करीब तकरीबन 4 बजे अचानक मेरी आंख खुली। कमरा खामोश था और बाहर सूरज ढलने लगा था। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर एक नया मैसेज जगमगा रहा था। मैसेज देखते ही दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये पैगाम शायद आने वाले हालात का रुख बदलने वाला है। मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ सर्द पड़ गए। अल्फाज सादा थे मगर इनकी पीछे छुपी सख्ती साफ महसूस हो रही थी। इसने लिखा था कि रात जो हुआ वो ठीक नहीं था और बेहतर यही है कि यह बात यही दफन हो जाए। साथ ही इसने ये भी वाजा कर दिया था कि आइंदा ऐसी कोई सूरत पैदा ना हो। मैंने फौरन इसके नंबर पर कॉल की मगर दूसरी तरफ खामोशी रही। कई बार रिंग गई मगर इसने फ़ोन नहीं उठाया। दिल में अजीब सी बेचैनी लिए मैंने इनके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल की। इस बार फ़ोन उठ गया। आवाज़ पहचानी हुई थी मगर लहजा बदला हुआ था। मैंने मैसेज का जिक्र किया तो इसने बात काटते हुए साफ कहा कि अगर कोई और ज़रूरी बात हो तो की जा सकती है, वरना यह मौजू हमेशा के लिए ख़त्म समझा जाए। इस एक जुमले ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, अब मैं इनके घर नहीं आऊँगा। जवाब में सिर्फ एक मुख्तसर सा ठीक है आया और लाइन कट गई। फ़ोन बंद होते ही मैं देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे लगा शायद यही बेहतर है कि अब फासले रखे जाएं। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब इस दरवाजे की तरफ दोबारा कदम नहीं बढ़ाऊंगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और मैं खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि बाज़ बातें खामोशी के साथ ख़त्म हो जाएं तो ही अच्छा होता है। रात के करीब 9 बजे अचानक मोबाइल फिर बज उठा। इस बार इसकी आवाज़ थी मगर पहले जैसी नहीं। इसने मुख्तसर अंदाज में कहा कि माँ बात करना चाहती है। मेरा दिल धक सा रह गया। एक लम्हे को यही ख्याल आया कि शायद सब कुछ सामने आ चुका है मगर दूसरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल मामूल की थी। उन्होंने पूछा मैं कहाँ हूँ। मैंने बताया कि घर पर हूँ।
फौरन हुक्म सा मिला कि अभी आ जाओ, शमीना को बाजार जाना है, इसे ले जाना है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि कॉल अचानक ख़त्म हो गई। मैं मोबाइल हाथ में लिए वही साकित रह गया। बात ख़त्म हो चुकी थी मगर असल उलझन अब शुरू हो रही थी। मैंने ज़्यादा सोच विचार के बगैर गाड़ी निकाली और इनके घर की तरफ रवाना हो गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मैं खुद नहीं जानता था कि वहां जाकर क्या होने वाला है। घर पहुंचा तो देखा शमीना खामोशी से दस्तरख्वान सजा रही थी। आंटी ने हस्बे मामूल नरमी से कहा कि पहले खाना खा लो फिर बाजार चले जाना। मैंने खामोशी से खाना खाया। खाने के बाद आंटी ने कहा कि वो दवा लेकर आराम करेंगी और ताकीद की कि हम जाते वक्त बाहर के दरवाजे की चाबी साथ ले जाएं और ज़्यादा देर ना करें। शमीना ने माँ को दवा दी और फिर खुद तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो मैं एक लम्हे के लिए इसे पहचान ही ना सका। सादा मगर बावखर लिबास, हल्का सा मेकअप और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। वो बिना कुछ कहे आकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और खामोशी के साथ सड़क पर आ गया। काफ़ी देर तक हमारे दरमियान एक लफ्ज़ भी ना बोला गया। आखिर मैंने खामोशी तोड़ने की कोशिश की और इससे पूछा कि वो इतनी चुप क्यों है, मगर इसने कोई जवाब न दिया। कुछ फासले के बाद इसने खुद ही आहिस्ता आवाज़ में कहा कि बराहे मेहरबानी ऐसी बातें न करें, ये सब ठीक नहीं है। इसके लहजे में डर भी था और फैसला भी। मैंने बात को हल्का बनाने की कोशिश की और कहा कि कुछ गलत नहीं हो रहा। इसने फौरन मेरी बात काट दी और मजबूत लहजे में कहा कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ इस शख्स के साथ गुजारेगी जो इसका शौहर होगा। इस जुमले ने फिजा को और संजीदा कर दिया। मैंने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, फिर बेइख्तियार कह दिया कि शायद वो मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाई। मैंने कहा कि जिस इंसान के साथ इसकी ज़िंदगी जुड़ी होगी वो मेरे सामने ही बैठा है। ये सुनते ही वो चौंक गई और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने नज़रें सड़क पर जमाए रखते हुए आहिस्ता से कहा कि इसकी खूबसूरती और इसकी सादगी का एहसास मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर बाज़ हकीकतें वक्त लेकर सामने आती हैं। मैंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर मैं कभी शादी करूँगा तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे शौर के साथ करूँगा, और इस फैसले में वही वाहिद नाम है जिस पर मेरा दिल आकर रुका है। गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ती रही, मगर अब खामोशी पहले जैसी नहीं रही थी। अब हर मोड़ के साथ कहानी किसी नए रुख की तरफ बढ़ रही थी। मैंने शमीना से कहा कि पहले तुम्हारे भाई का केस मुकम्मल हो जाए, तभी मैं अपने घर वालों से ये बात करने की जुर्रत करूंगा। इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे डर है कि भाई और माँ शायद राज़ी ना हो, क्योंकि हमारे ख़ानदान में गैर बिरादरी में शादी की रिवायत मजबूत है। मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, चाहे जो भी रुकावट हो मैं इन्हें मना लूँगा, तुम बस अपना दिल सुकून में रखो और अभी अपने मोड़ पर तवज्जो दो। वो थोड़ी देर खामोशी रही, फिर बोली, ठीक है, और हमें दोनों के दरमियान कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, जैसे हर लफ्ज़ एक फैसले का पत्थर हो। हमने गाड़ी चलाई और जल्दी ही बाजार पहुंच गए। शमीना ने अपनी ज़रूरियत का चीज़ें खरीदे और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, चलो घर चलते हैं, मगर पहले एक छोटा सा मोड़ आइसक्रीम खा लेते हैं। वो शुरू में हिचकिचाई, मगर मेरी बार बार हल्की हंसी और फितरी अंदाज पर आखिरकार मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाई और इसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरे लिए मैंगो फ्लेवर ले आए। मैंने मजाक में जवाब दिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। वो फौरन हंस पड़ी और थोड़ी शर्मीली सी आवाज़ में बोली, घर वालों के सामने तब तक भाई ही कहूँगी जब तक तुम इनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ की मिलीजुली कैफियत छा गई थी। आइसक्रीम के बाद हम वापस घर पहुंचे। इसने चुपचाप मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में बैठ गया। कुछ देर के बाद वो खुद आई और इसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी और जुर्रत का मिला जुला असर था। मैंने महसूस किया कि अब बस हालात बदलने वाले हैं और छोटे छोटे लम्हात में भी कहानी की सिमत अपने आप बदल रही थी। हर छोटा सा मुकलमा, हर खामोशी और हर मुस्कुराहट जैसे मुस्तकबिल के बड़े मोड़ की तरफ इशारा कर रही थी, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये रात और ये लम्हे जिंदगी के नए अबवाब खोलने वाले हैं। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे सूरज की नरम रोशनी के साथ मैं जागा और फौरी तौर पर महसूस किया कि पिछली रात की थकन और बेचैनी अब भी मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है।
शमीना ने पहले ही बिस्तर लगा दिया था और आहिस्ता से कहा, जब सोना हो तो आ जाना। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके नींद की तलाश में खो गया। सुबह की पहली चाय और नाश्ते की खुशबू ने मुझे जगा दिया। मैं किचन में गया तो देखा कि शमीना की माँ नाश्ता तैयार कर रही हैं। मैंने पूछा, आंटी शमीना कहाँ है? तो उन्होंने फिक्रमंद लहजे में कहा, इसे बुखार आ गया है, इसलिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मैंने खुद नाश्ता किया और दफ्तर जाने की तैयारी शुरू की, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। शाम को जब मैं दोबारा घर पहुंचा तो शमीना अभी भी बिस्तर पर लेटी थी, जिस्म से कमजोर और चेहरे पर थकन के आसार वाज़ह थे। मैंने नरमी से पूछा, क्या बात है? तो इसने आहिस्ता आवाज में कहा, सर में मुझे शदीद दर्द हो रहा है, बुखार थोड़ा कम हुआ है लेकिन अब भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैंने फौरन कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले चलें, मगर इसने इनकार कर दिया और अपनी माँ के कमरे में वापस चली गई। मैंने कई बार इसे बाहर आने के लिए कहा, मगर वो एक साया की तरह खामोश रही। अगले दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो मुझे खबर मिली कि शमीना के भाई का केस अचानक ख़त्म कर दिया गया है और पुलिस ने सख्त हिदायत की थी कि रिहान को 5 घंटे के अंदर पेश किया जाए, वरना दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान मैंने देखा कि दोनों बाप बेटा मेरे घर मौजूद थे, मगर रिहान के वालिद ने दलेराना लहजे में कहा कि वो रिहान को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और ख़ुद भी कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे ताकि केस के दबाव से बचा जा सके। यह खबर सुनकर मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं और हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ये भी मालूम हुआ कि पुलिस की इस अचानक हरकत के पीछे यह खुफिया रिश्ता और कुछ दबे हुए राज़कार फरमा था, जो रिहान के वालिद की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश में मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे थे। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि अब सिर्फ रिहान की रिहाई ही नहीं बल्कि शमीना की सेहत और सुकून भी मेरी जिम्मेदारी बन गई है। रिहान के वालिद और दीगर घर वाले कुछ दिन के लिए घर में मौजूद न रहे। उन्होंने जाते वक्त मेरा शुक्रिया अदा किया और खामोशी के साथ अपनी राह ली, गोया ये काजी सुकून के सांस लेकर मुश्किलात से बच निकले हो। 2 दिन बाद अचानक पुलिस ने रिहान को गिरफ्तार कर लिया और सूरत हाल एक बार फिर गैर यकीनी में बदल गई। अब रिहान की रिहाई के लिए हर तरफ कोशिशें हो रही थी और मैं खुद सोच रहा था कि जब ये लोग इस मुसीबत से आज़ाद हो जाएंगे तब मैं शमीना के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मगर किस्मत का खेल अजीब था। इसी दौरान एक बड़े कारोबारी शख्सियत की मुदाखलत से सुलह की कोशिशें अचानक कामयाब हो गई। सुलह के लिए गैर मुतख्खर शर्त रखी गई। 2 लाख रुपये की माली अदा गई और शमीना का रिश्ता एक 40 साल आदमी के साथ। रिहान ने बावजूद अपने बेगुनाह होने के ये दोनों शर्तें मान ली, क्योंकि हर जानिब से सबूत इसके खिलाफ जा रहे थे। यह फैसला एक छुपे हुए खौफ और दबाव के दरमियान किया गया, जो हर लम्हे सबके दिलों में एक दबंग खौफ की तरह छुपाया रहा। चंद दिनों के अंदर शमीना की शादी हो गई और इस दौरान इसके दिल में अपने भाई की रिहाई के लिए पहाड़ जितने गम छुपे रहे। मैंने कई बार मोबाइल फ़ोन पर इससे राबिता करने की कोशिश की, मगर वो कभी जवाब नहीं देती। जब मैं इसके घर जाकर इससे बात करने की कोशिश करता, इस वक्त इसके वालिदैन और भाई घर में मौजूद होते, जिसकी वजह से मुझे कभी शमीना तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। हर कोशिश जैसे नाकाम होती जा रही थी और हर दिन दिल पर बोझ बढ़ा रहा था। इस दौरान एक छोटी सी बात ने मजीद ट्विस्ट पैदा किया। शमीना के वालिदा कभी कभी मेरा देखकर हैरत में पड़ जाती थी और कभी मुझे अंदर तक देखकर कुछ छुपा रही थी, गोया वो भी एक राज से वाकिफ थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। ये सब हालात मेरे लिए एक सबक बन गए कि मोहब्बत और कुर्बानी के रास्ते अक्सर गैर मुतवक्का मुश्किलात से भरे होते हैं और हर लम्हा एक नया मोड़ ला सकता है। मैंने अपने दिल में फैसला किया कि एक दिन जब सब मुश्किलात ख़त्म होंगी तब मैं शमीना के लिए अपने मोहब्बत के जज्बात खुलकर जाहिर करूँगा, चाहे हालात कितने भी पेचीदा क्यों ना हो। जिस दिन शमीना की शादी हुई, इस दिन सारी दुनिया मेरे लिए जैसे रुक से गई। इसी दिन इसका सिर्फ एक मुख्तसर सा पैगाम आया था, जिसमें बस एक लफ्ज़ लिखा था, सॉरी। मैंने फौरन फ़ोन मिलाया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर दूसरी तरफ खामोशी के सिवा कुछ ना था। इसके बाद ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बात, और यूं मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब अधूरा रह ही गया।
میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہی مقدر تھا، مگر قدرت نے کہانی کو یہی ختم نہیں کیا تھا۔ تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی کال آئی۔ فون اٹھاتے ہی اس کی روتی ہوئی آواز نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی محض ایک سمجھوتا تھی، اور جس شخص کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا وہ نہ صرف عمر میں بہت بڑا تھا بلکہ مزاج اور صورت دونوں سے اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں اس کا دم گھٹتا ہے، ہر لمحہ خوف اور بے بسی میں گزرتا ہے، اور اگر یہی زندگی رہی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کی باتوں میں ایسا درد تھا کہ میرے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں ہی اس کا آخری سہارا ہوں۔ میں نے حالت کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا کہ ابھی نئی صلح ہوئی ہے، اگر اس وقت کوئی قدم اٹھایا گیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصہ مزید صبر کریں، حالات کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر کسی مناسب وقت پر خود باہر نکل آئے۔ میں نے کہا کہ میں اسے خود گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں وہ قانونی طریقے سے علیحدگی کا فیصلہ کر سکے گی۔ میں نے صاف لفظوں میں یہ بھی کہا کہ میں آج بھی اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ پہلی محبت کو دل سے مٹانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ 2 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ پھر ایک دن اس کی کال آئی۔ اس بار آواز میں خوف بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ فلاں وقت پر میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر موجود رہوں۔ وہ جیسے ہی باہر آئے میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے وہاں سے لے جاؤں۔ اس ایک جملے نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ کہانی ایک بار پھر یہ خطرناک مگر فیصلہ کن موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاں یہ قدم زندگی بدل سکتا تھا اور یہ غلطی سب کچھ برباد کر سکتی تھی۔ ہم نے بالآخر منصوبہ کے مطابق حرکت کی اور میں نے شمینہ کو اس کے گھر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میں نے محسوس کیا کہ شمینہ کے والدین ایک عجیب سا ملا جلا جذبہ لیے ہوئے تھے۔ ایک طرف ان کی تشویش تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور دوسری طرف ایک خاموشی خوشی بھی تھی کہ ان کی بیٹی، جسے انہوں نے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے ایک بدصورت شخص کے ساتھ زبردستی باندھ دیا تھا، اب اپنی مرضی سے واپس ان کے پاس آ گئی ہے۔ شمینہ کی واپسی نے گھر کے ماحول کو ایک عجیب سکون اور خوشی سے بھر دیا، مگر اس کے ساتھ کچھ غیر متوقع تناؤ بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سسرال والے ابھی راضی نہیں ہوں گے، اور واقعی شمینہ کے سسرال والوں نے شروع میں کچھ دنوں تک شور مچایا، کیسز اور قانونی پیچیدگیوں کی دھمکیاں دی، مگر جلدی ہی حقیقت نے ان کے تمام دعووں کو کمزور کر دیا، کیونکہ یہ شادی محض ایک سمجھوتے کے تحت ہوئی تھی اور قانونی طور پر کوئی بھی طاقت اسے بلاک نہیں کر سکتی تھی۔ شمینہ نے ثابت کر دیا کہ جو فیصلہ وہ دل سے کرتی ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ کچھ دن بعد جب شمینہ نے مکمل طور پر اپنی مرضی سے وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری دنیا بدل گئی ہے۔ پہلی بار میں نے واقعی خوشی کے رنگ محسوس کیے۔ وہ تمام مشکلات، خوف اور انتظار کے دن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئے۔ ہماری شادی کا لمبا سفر، جس میں خطرات، معاہدے اور رکاوٹیں شامل تھی، آخرکار ایک نئی شروعات میں بدل گیا۔ اب ہم دونوں اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزار رہے ہیں۔ ہر صبح ایک نئی امید، ہر شام ایک نئی کہانی کے ساتھ آتی ہے۔ میں نے شمینہ کو پایا اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ سب مصائب اور مشکلات جو ہمارے بیچ آئے شاید ہمیں اتنا مضبوط بنانے کے لیے ہی تھی کہ آج ہم ایک دوسرے کی مکمل خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔